चलें यार, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, आज भी हम एक प्रैक्टिस डेटा सेट लेंगे और उस प्रैक्टिस डेटा सेट के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। डेटा सेट जो आज हमारे पास अवेलेबल है वो एक हाउसिंग का डेटा है। ठीक है, उस हाउसिंग के डेटा में हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लॉट एरियाज़ हैं, नेबरहुड्स हैं, हाउस स्टाइल है, किस साल में वो हाउस बना, सेंट्रली एयर कंडीशनड है कि नहीं, बेडरूम्स वगैरह, और उसकी सेलिंग प्राइस। सो ये एक रियल वर्ल्ड डाटा सेट है। ठीक है, अमूमन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी कंपनी में तो हमें इस तरीके के डाटा सेट्स मिलते हैं जिस पे हमें डाटा इनकॉपरेट करता है, या सॉरी, डाटा एनालाइज करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा सेट को लोड करते हैं। ठीक है, जो डाटा सेट अगेन मैंने जो आपको बताया था वो डाटा सेट आप उसी डायरेक्टरी में कॉपी कर दें जहाँ पे आप ने वर्कबुक बनाई है। डाटा सेट का नाम है house_df.csv। सो सबसे पहले जो है हम इंपोर्ट करते हैं डाटा सेट को। ठीक है। अच्छा, तीन मेन क्वेश्चंस का जो हम आज के एनालिसिस के अंदर जवाब दे रहे होंगे, वो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट आर द प्राइस रेंजेस, सेलिंग प्राइस रेंजेस ऑफ हाउसेस। ठीक है, किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कितने हाउसेस फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जनरली अगर आप किसी इंटरव्यू की केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपके पास सवाल कभी कभार इस तरीके से आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। मोस्टली सवाल होते हैं ओपन एंडेड। जैसे आपको एक डाटा सेट दे दिया, उस डाटा सेट में अब आपको बोला गया डाटा स्टोरीज निकालो। डाटा स्टोरीज से मुराद ये कि आप खुद एनालाइज करो और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकाल के दो। तो ये एक ओपन एंडेड इसको नहीं लेके चलेंगे, हम इसको ऐसे लेके चलेंगे जैसे हमारे पास एक रियल ऑफिस के अंदर एक सिनेरियो आया और हमसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैनेजमेंट ने पूछे। तो पहला सवाल तो पूछे कि स्पेसिफिक रेंजेस क्या हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल हमसे मैनेजमेंट ने पूछा है, आर हाउस प्राइसेस को रिलेटेड टू ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या ऐसा है कि जितना नया हाउस है, जितना नई कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उतना महंगा है, और जितना पुराना हाउस है उतना सस्ता है? क्या ये कोरिलेशन है? ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, अगला सवाल है कि मोस्ट हाई वैल्यू, हमारे पास मोस्ट हाई वैल्यू नेबरहुड्स कौन सी? ठीक है। उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल है कि क्या बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ बेडरूम रूम्स और नेबरहुड्स में कोई रिलेशन है? यानी क्या ऐसा है कि कुछ नेबरहुड्स ऐसी हैं जहाँ पे हाई कैटेगरी के हाउसेस हैं, या हाई नंबर ऑफ़ बेडरूम के हाउसेस हैं? आप भी कंसिडर करें कि आपको ऐसा डाटा सेट मिला है, आप कराची का डाटा सेट नहीं है, आप रिमोटली किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं उस इलाके में किस किस्म के हाउसेज हैं। एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस जो इसमें हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि नेबरहुड वर्सेस एयर बिल्ड। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि यार किस नेबरहुड में कि नए घर कौन से हैं और कौन से नेबरहुड में पुराने घर कौन से। सो सबसे पहले डीएफ लोड कर लें, DF PD डॉट रीड CSV, और ये हो जाएगा house_df.csv। मैंने डाटा सेट लोड कर लिया, मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि मेरे पास डाटा सेट लोड हो गया। अच्छा, ज़बरदस्त। इस मैंने पांडाजी इंपोर्ट नहीं करी। सो इंपोर्ट इंपोर्ट pandas SPD। उसके बाद इंपोर्ट मैट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट SPLT। ये दोनों इंपोर्ट करा लेते हैं। उसके बाद डाटा सेट उठाएंगे ना। क्या मसला आ गया? PD रीड पाई प्लॉट। ठीक है, PD रीड। इतना आप लोग कर लें, पहले डाटा सेट अपने पास सेव करके लोड कर लें, फिर इसको आगे चलते हैं।
अच्छा, आई होप आप लोगों ने डेटाबेस अपलोड कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। जब भी आप फाइल लोड करो अपने पास, तो सबसे पहले चेक कर लो कि यार ये जो हमने डीएफ डिक्लेयर किया है ये वाकई में डेटाबेस डिक्लेयर हुआ, ओ डाटा फ्रेम डिक्लेयर हुआ भी है या नहीं हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइप चेक कर लेता हूँ। टाइप में कंफर्म इसकी डीएफ आना चाहिए। सो यस, पांडा का कोर फ्रेम डाटा फ्रेम का ये ऑब्जेक्ट लोड हुआ है, सो दैट मीन्स कि आवर डाटा इज़ लोडेड करेक्टली। ठीक है, और क्विकली इसके बाद सेकंड नज़र, अभी मैं आपको उस प्रोसेस लेके चल रहा हूँ जिसमें जर्नली हम एनालिस्ट जो होते हैं वो जर्नली किस तरीके से बिल्कुल फ्रेश किसी भी काम को लेके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा टाइप चेक कर लेते हैं, डाटा फ्रेम है। दूसरा हम क्विकली ये देख लेते हैं कि यार पूरा लोड हुआ है। ठीक है, सो हेड और टेल। ठीक है, हेड पे मैंने 4-5 रॉल्स देख ली, दूसरा मेरे मैंने टेल पे 4-5 रॉल देख ली कि यार ठीक है, टोटल मेरे पास 1459 रॉज आ रही हैं। ठीक है, यानी 0 से 1459 यानी कि 1460 रॉज आ रही हैं। तो अगर आपको याद हो कि जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब पांडास को इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये कहा था कि पैंडास के अंदर एनालिसिस का प्रोसेस ये होता है कि आप ये समझते हो कि डाटा आपके पास है और वो बैकग्राउंड में रखा हुआ है। एक्सेल की तरह हमारे पास डाटा विजुअली नहीं हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होता। ठीक, सो आपको डाटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो मुझे पता है कि यार 1460 रॉस के करीब हैं, मेरे पास डाटा सारा आ गया। अगला काम मैं करूँगा कि अपनी याद दहानी के लिए मैं ये भी देख लेता हूँ कि यार कॉलम्स और रॉस कितने हैं डाटा के अंदर। सो मैं डी एफ डॉट शेप करूँगा तो इससे मुझे पता चल जाएगा यार 1460 रॉज हैं और 16 के करीब कॉलम है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो हूँ वो कॉलम्स भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सो इसके बाद मैं डाटाबेस का इन्फो भी लिख लेता हूँ, देख लेता हूँ कि यार डाटाबेस में क्या क्या इन्फो मौजूद है। सो मैं डाटाबेस डाटा सेट डॉट इन्फो लिखूँगा। तो डीबी क्यों चल रहा है आज मेरे, आज मैंने बहुत डेटाबेस पे काम किया है सुबह से शाम तक, तो डीबी चल रहा है। सो डाटा फ्रेम का इन्फो मैंने देख लिया कि यार सही है, 15 कॉलम्स आ रहे हैं। आईडी, लॉट एरिया, स्ट्रीट, नेबरहुड, हाउस, सेंट्रल एयर कंडीशन है यानी गैराज। ठीक है, ये 15 से 16 कॉलम मेरे पास हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मुझे और पता चल रही है कि 1460 टोटल वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 1369 आ रही हैं। दैट मीन्स के कॉलम नंबर 9 और कॉलम नंबर 10 में कुछ मिसिंग और नल वैल्यूज़ होंगी डेफिनेटली। और पूल के कॉलम में भी मेरे पास नल वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं, फैंस के कॉलम में भी मेरे पास नल वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं। तो एट अ ग्लांस मुझे ये पता चल गया मेरे कितने कॉलम्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली नलिफाइड वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं इस डाटा के अंदर। तो ये 3-4 मेजर स्टेप्स हैं जो हम डाटा लोड करने के फ़ौरन बात करते हैं। सो प्लीज़ ये 4 से 5 स्टेप करें, उसके बाद एनालिस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलें आगे चलते हैं।
थोड़े से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इस डाटा सेट के ना, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास बिल्ट अप एरिया भी आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास प्राइसेस भी आ रही हैं, और तो ये देखना थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हैं प्राइसेस की, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मीडियन से, मतलब मीन वैल्यूज़ क्या है और मीन से कितना दूर मैक्सिमम है, कितना दूर मिनिमम है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रहा करती है। तो इस तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पांडास हमें ये आसानी देता है कि हम सिंपल एक कमांड से निकाल सकते हैं। सो दैट विल बी डी एफ डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। सो अब मैं थोड़ा सा अगर देखूँ मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, वो मीडियन प्राइस मीन प्राइस हमारे पास आ रही है 180,000 के करीब, मिनिमम प्राइस मेरे पास है ज़ीरो, यानी कुछ वैल्यू ज़ीरो भी हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है देखने का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, यानी कि कुछ डाटा में अनोमली भी है। सॉरी, सेल प्राइस ही रही ना, नहीं इसमें नहीं है, पूल एरिया में ज़ीरो है। सेल प्राइस हमारे पास आ रही है 34,000 35,000 के करीब मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो है वो आ रही है 755,000 के करीब, ठीक है। यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी, हमारे पास $80,000 की स्टैंडर्ड डेविएशन है इस डाटा सेट की प्राइसेस के अंदर। तो दैट मीन्स कि हर तरीके का हाउस हमारे पास है, हमारे पास लो कैटेगरी का हाउस भी है, हमारे पास हाई कैटेगरी का भी हाउस है, ये भी पता चल गया हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बिल्ट एरिया लॉट एरिया देख लें, लॉट एरिया मीन एरिया हमारे पास 10,500 स्क्वायर मीटर्स का है, इसमें मिनिमम एरिया मेरे पास 13 स्क्वायर मीटर का है, मैक्सिमम एरिया मेरे पास 2,15,000 स्क्वायर मीटर का। दैट मीन्स कि इसके भी मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर काफ़ी वेरिएशन है। दैट मीन्स कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हाई आ रही होगी, तकरीबन 9-10 हज़ार की स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है। सो ये एक हमें और बात पता चल गई यहाँ से। और 25 परसेंटाइल वैल्यू मेरे पास तकरीबन 1,29,000, यानी 1,29,000 USD के अंदर अंदर मेरे 25% ऑफ द घर हैं। 50th परसेंटाइल मेरे पास आ रहा है 1,63,000 के अंदर अंदर 50th घर हैं। 75th परसेंटाइल आ रहा है 2,14,000। सो अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहें इसकी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से मुझे तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन मुझे नेबरहुड्स की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि किस नेबरहुड में कितने घर हैं, राइट। वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस नेबरहुड में मेरे पास कितने घर हैं, तो मैं वो भी क्विकली देख लेता हूँ। तो df डॉट नेबरहुड, ठीक है, और इसकी आप वैल्यू काउंट ले लें। क्या नहीं मिल रहा भाई, इसको वैल्यू काउंट्स होता है, सॉरी, वैल्यू काउंट्स। सो ये मेरे पास नेबरहुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई। सो इसने असेंडिंग ही सॉल्व किया है। सो कॉलेज ग्राउंड के अंदर मेरे पास 150 घर आ रहे हैं, उसके बाद ओल्ड टाउन में सबसे ज़्यादा घर हैं, एडवर्ड्स में सबसे कम घर मेरे पास ब्लसेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स भी ट्राई करें।
चलें अब इसको मज़ीद आगे देखते हैं। हमें मेजर स्टैटिस्टिक्स तो पता चल गया अपने डेटा फ्रेम के हैं क्या, तो एक दफ़ा ज़रा डेटाबेस पे नज़र मार लें। तो जब हम डेटाबेस पे नज़र मारते हैं तो एक चीज़ थोड़ी सी अजीब सी है, हालांकि इससे हमारे एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। वो ये कि इस डाटा सेट में ऑलरेडी आईडी का कॉलम अवेलेबल है जो कि 1 से आगे जा रहा है, ठीक है। और जब हमने डाटा फ्रेम लोड किया तो पांडास ने खुद भी एक इंडेक्स का कॉलम बना दिया, तो ये रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप किसी से डेटाबेस डिस्कस कर रहे हो, डेटा सेट किसी से डिस्कस कर रहे हो, मैं बार बार डेटाबेस क्यों बोल रहा हूँ आज, अगर मैं डेटा सेट किसी से डिस्कस कर रहा हूँ, मैं उसको बोलता हूँ लाइन नंबर 5 देख लो, तो लाइन नंबर 5 कौन सी देख लो, इंडेक्स की लाइन नंबर 5 देख लो या आईडी कॉलम की लाइन नंबर 5 देख लो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो मुझे ये नहीं चाहिए, चाहिए मुझे क्लीन डाटा सेट चाहिए। तो मैंने कहा यार कि ये जो आईडी कॉलम है इसी को इंडेक्स कॉलम कंसीडर कर लो, ठीक है। तो हम सेट इंडेक्स कर देंगे इसका, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। मैंने कहा आईडी पहले कॉलम देते हैं कि आईडी कॉलम को इंडेक्स कर दो। दूसरा मैं कह रहा हूँ इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इन प्लेस ट्रू से क्या होगा कि ये इसी डाटा सेट के अंदर इन प्लेस इसी कॉलम को चेंज रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये रन हो गया या नहीं हो गया ये भी नहीं पता। सो मैंने कहा सारा इंडेक्स दिखा भी दो मुझे सारे। सो इसने इंडेक्स यहाँ से चेंज कर दी। अभी भी मुझे एम्बिग्विटी है, तो मैं डेटा फ्रेम दोबारा देख लेता हूँ कि क्या इसने कर दिया। तो हाँ, इसने इंडेक्स कॉलम से आईडी कॉलम रिप्लेस कर दिया, और इंडेक्स आपके 0 से स्टार्ट हो रहे थे, हमने इसको कहा आईडी को इंडेक्स कंसीडर करो, तो इसने 0 एलिमिनेट कर दिया और आईडी कॉलम्स को इंडेक्स के तौर पे ले लिया। आप भी ज़रा इंडेक्स चेंज कर लें अपने। चलें मज़ीद आगे चलते हैं। सो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे कि इस डेटाबेस के अंदर कुछ नल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सो नल वैल्यूज़ को देखते हैं। नल वैल्यू ज़्यादातर आपका डाटा ख़राब करती हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो या साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हो, उसमें आपको नल वैल्यूज़ जो हैं वो काम ख़राब करती हैं। तो कभी कभार अपन नल वैल्यूज़ को डिलीट भी कर दे। तो फ़िलहाल हमारे डेटा सेट में हम नल वैल्यूज़ को शायद डिलीट ना करें, क्योंकि देखते हैं क्वांटम कितना है नल वैल्यूज़ का। सो नल वैल्यूज़ अगर मैं लिखूँगा डी एफ इज़ नल, तो नल वैल्यूज़ सारी की सारी मेरे पास आ गई, लेकिन अभी भी मेरे पास काउंट नहीं आया नल वैल्यूज़ का। सो मैं लिखता हूँ, सम कर लेता हूँ। सो डी एफ डॉट इज़ नल और इसका सम कर लो। सो मेरे पास गैराज टाइप में 81 नल वैल्यूज़ हैं, गैराज एयर बिल्ड में 81 नल वैल्यूज़ हैं, पूल में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, फेंस में भी काफ़ी सारी नल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद अब क्या करें? अच्छा, अब मुझे ये टोटल तो पता चल गया, लेकिन मुझे एक परसेंटेज वाइज थोड़ा सा अंदाज़ा करना है कि कितनी नल वैल्यूज़ परसेंटेज में आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्विकली एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिससे मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने डी एफ डॉट शेप लिया था, ठीक है। सॉरी, डी एफ डॉट शेप में ब्रैकेट नहीं लगते। सो डी एफ डॉट शेप मुझे बता रहा था 1460 रोज़ और 15 कॉलम, ठीक है। सो अगर आप नोट करो तो ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो वैल्यूज हैं, दैट मीन्स ये टपल है, ठीक है। और हमने टपल के अंदर ये पढ़ा था कि अगर हमें टपल में से कोई एक वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसकी इंडेक्स नंबर अगर पास कर दें तो वो एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से अगर मुझे सिर्फ टोटल रॉस की वैल्यू चाहिए तो डी एफ डॉट शेप के टपल में मैं अगर ज़ीरो पास करूँ
तो मेरे पास सिर्फ रोज़ की वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैथ को समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैथ ये है कि अगर मैं इस 81 को नंबर ऑफ़ टोटल रोज से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक परसेंटेज आ जाएगी, कितने परसेंट रोज़ जो हैं वो एम्प्टी हैं ग्रास टाइप कॉलम में। सो यही मैं करने जा रहा हूँ, ठीक। हमने डी एफ डॉट इज़ नल डॉट सम से जो है वो सम निकाल लिए थे नल वैल्यूज़ के, और सेपरेटली हमने शेप से नंबर ऑफ़ रोज़ निकाल ली। सो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ कि डी एफ डॉट इज़ नल डॉट सम, ठीक है, ये तो मेरे पास आ जाएंगे सारे सम। इसको मैं डिवाइड कर दूँ डी एफ डॉट शेप और ज़ीरो से, सो ये मेरे पास परसेंटेजेस आ गए, ठीक है। और अगर मैं इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करा दूँ, सो सिंपल एज दैट, ये मेरे पास परसेंटेज के अंदर आ गया कि किस कॉलम में कितने परसेंट वैल्यू एम्प्टी है। सो गैराज टाइप में 55% एम्प्टी है, गैराज एयर बिल्ड में भी 5.5% एम्प्टी है, सॉरी पूल में तकरीबन 99.5% वैल्यूज़ एम्प्टी हैं, और फैंस में 80.75 वैल्यूज़ एम्प्टी हैं। सो हमारे पास जितने भी सवाल थे स्टार्टिंग के अंदर, उसमें से कहीं पे भी हमारे पास पूल एरिया या फैंस टाइप का कोई सवाल था नहीं। तो ये वैल्यूज़ अगर हम ड्रॉप ना भी कराएं अपने डेटा सेट में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन गैराज टाइप और गैराज एयर बिल्ड से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर आपको ये ड्रॉप करानी होती तो आप पूल क्यूसी और फैंस तो पूरा ड्रॉप कॉलम करा सकते हो, जो हमने डाटा फ्रेम में स्टार्ट में करता है। ड्रॉप कॉलम कर दो, 1% वैल्यू है, उसको सारी डिलीट भी कर देंगे तो डाटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन गैराज टाइप और गैराज एयर बिल्ड के अंदर अगर आप ये नल वैल्यूज़ हटाते हो तो आपको उसकी जगह कोई ना कोई वैल्यूज़ देनी पड़ेगी, वरना तो वो सारी रॉज ही डिलीट हो जाएंगी। हमें ऐसा नहीं करना, हमें रॉज के बाकी वैल्यूज़ पे तो एनालिसिस करना ही है। तो इसलिए हम इस डाटा सेट में से करंटली कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे एज़ पर आवर यूज़ केस। सो यहाँ तक भी आप करके देख लो, हमने यहाँ तक करा था, ये आगे की चीज़ें भी करके देख लें।
चलें अब हम अपने एक्चुअल एनालिसिस की तरफ आते हैं। सो एक्चुअल एनालिसिस पे मैं क्वेश्चन दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसी हिसाब से एनालिसिस परफॉर्म करें। सॉरी, इसके बाद एक रॉ ऐड कर लेते हैं। सो ये मेरे क्वेश्चन थे। सो मेरे पास क्वेश्चन था व्हाट आर दी प्राइस रेंजेस ऑफ हाउसेस, ये डिफरेंट हाउसेस की क्या प्राइस रेंजेस हैं। तो अगेन हम अपनी पुरानी क्लासेस को अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हम वो कौन सी विजुलाइजेशन ऐसी है जो हमें डिफरेंट रेंज में नंबर ऑफ अकरेंसेस बता रही होती थी। तो हिस्टोग्राम एक ऐसी फिगर थी जिसके ऊपर हम ये एनालिसिस कर सकते थे यार किस प्राइस रेंज में कितने यूनिट्स फॉल कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी अगर मैं सेल प्राइस का हिस्टोग्राम बना लूँ तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पैंडास के अंदर बहुत ही सिंपल था हिस्टोग्राम बनाना। आप डेटा फ्रेम का कॉलम डिफाइन करते थे सबसे पहले कि आपको किस कॉलम का हिस्टोग्राम चाहिए। सो मुझे सेल प्राइस का हिस्टोग्राम चाहिए और इसको मुझे करना है प्लॉट, उसके बाद मैं काइंड बता देता था इसको। सो काइंड में मुझे चाहिए हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। सो ये मेरे पास एक एट अ ग्लांस विजुलाइजेशन आ गई। मुझे नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार 1 लाख से 2 लाख यूएसडी के बीच बीच में, यानी तकरीबन 1,25,000 से 1,75,000 यूएसडी के अंदर जो है वो 700 घर जो है लाई कर रहे हैं। तो अगेन ये एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन रही है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये थोड़ी सी लेफ़्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा लेफ़्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। और 5 लाख 7 लाख की रेंज में भी हमारे पास आउटलायर्स मौजूद हैं। ठीक है, सो आप डिस्क्रिप्टिवली इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ दी अप्रॉक्सीमेटली 700 ऑफ द हाउसेस लाई बिटवीन द रेंजेस ऑफ 125 to 175,000, second with 200,000 to 250,000 range, and there are certain outliers in 500, 600, 700,000 range. So this could be your descriptive brief for this visualization. ठीक, तो ये प्लॉट बना लें जल्दी से। सेट इंडेक्स का फिर से बता दूं। सेट इंडेक्स का ये था भाई कि अच्छा, मैं दोबारा अब सेट इंडेक्स करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा डेटा सेट दोबारा हिल जाएगा। तो सेट इंडेक्स में आप जिस कॉलम को आपने एज एन इंडेक्स सेट करना होता है, सेट इंडेक्स लिखने के बाद उसको आईडी या उस कॉलम का नाम लिख दे तो एज इट इज़। यहाँ पे ये एक चीज़ ये देख लेना कि आई कैपिटल है डी स्मॉल है, हो सकता है इस वजह से भी आ रहा हो। तो सेट इंडेक्स करने के बाद आप कॉलम का नाम लिखते हो, क्योंकि मुझे इसी जगह पे इसको इंडेक्स डिक्लेयर करना है, कोई नया कॉलम नहीं बनाना, तो मैं इन प्लेस ट्रू कर रहा हूँ। बस ये इतनी सी एक लाइन की स्टेटमेंट है सेट इंडेक्स की। स्क्रीन शो करो, रुक जाओ प्रेजेंटर बना रहा हूँ। स्क्रीन शो करो। और नीचे आओ, बस रुक जाओ। अच्छा ऊपर जाओ, डेटा फ्रेम को कॉल करा के देख लो, तुम्हारा ऑलरेडी हो गया है। तुम इसको रीरन कर रहे थे इस वजह से ही आ रहा है। डेटा से डीएफ लिख के एंटर डीएफ लिख के कंट्रोल एंटर मार के देख चेक कर लो एक दफ़ा। ये सेट इंडेक्स के बाद ये रन नहीं होगा। हाँ, इसको रन करके देखो। सो ये तुम्हारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, जब तुमने एक ऑलरेडी कर दिया तो उसने कॉलम से हटा के उसको इंडेक्स बना दिया। तो जब उसने ऑलरेडी इंडेक्स बना दिया, अब उसको आप कह रहे हो दोबारा ये स्टेटमेंट रन कर रहे हो, तो आप उसको ये कह रहे हो कि यार दोबारा आईडी कॉलम ढूंढो।
ठीक है, तो उसको आईडी कॉलम मिलेगा ही नहीं दोबारा, क्योंकि आपने तो उसका इंडेक्स बना दिया था। सो दैट्स वाई आपको ये एरर दे रहा है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास था, आर हाउस प्राइस कोरिलेटेड टू एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या हाउस प्राइस का एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन से कोई रिलेशन बन रहा है? क्या ऐसा है कि जितना नया घर उतना महंगा और जितना पुराना घर उतना सस्ता? तो कोरिलेशंस देखने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ कर रहे होते थे। सो अगेन बहुत आसान है, डी एफ डॉट प्लॉट करेंगे। डी एफ डॉट प्लॉट करके सबसे पहले इसको एक्स एक्सेस बता दो। अब एक्स एक्सेस में हमें लेना है सेल प्राइस, तो सेल प्राइस के कॉलम का नाम क्या था? सेल प्राइस, सेल का एस कैपिटल और प्राइस का पी कैपिटल। सो एक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस, और वाई पे मैं इसको कहता हूँ ले जाओ एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन का कॉलम क्या था? एयर बिल्ड, ए वाई कैपिटल और बिल्ड कैपिटल। सो एयर बिल्ड, ठीक है। इसको रन करके देखना। अच्छा, काइंड भी देनी है हमें कि कौन सी काइंड का प्लॉट है, तो हमें इस टाइम पे स्कैटर चाहिए, स्कैटर प्लॉट चाहिए। सो यस, दिस इज शोइंग कोरिलेशन। ठीक है, किस तरीके से कि ये जो एरियाज लाए कर रहे हैं, आपका ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है। अब इस ग्राफ को पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपके पास एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास प्राइसेस आ रही हैं। ठीक है, सो कुछ आउटलायर्स हैं, बहुत ही पुराने घर हैं, लेकिन मेजरली आप ये देखो तो 1910 से शुरू हो रहे हैं, 1980 तक जा रहे हैं, ये इस प्राइस रेंज में फॉल कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एयर ऑफ कंस्ट्रक्शन नया होता जाता है, आपकी प्राइसेस इस तरफ ट्रैक कर रही हैं, यानी बाहर जा रही हैं आपकी प्राइसेस, यानी 2 लाख से बढ़ रही हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख की तरफ जा रही हैं। सो येस, देयर इज़ नॉट एन 100% कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो तो सर्टेन आउटलायर्स मौजूद हैं, बट डेफिनेटली कोरिलेशन तो बन रहा है कि जैसे जैसे आपकी एयर ऊपर जा रहा है, जैसे वैसे वैसे आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। सो अगेन एग्जैक्ट कोरिलेशन का मैट्रिक्स क्या है वो तो हम मशीन लर्निंग वाली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, बट ग्राफ को देखते हुए भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोरिलेशन बन रहा है। तो इसको भी ट्राई कर लें। एनालिस्ट की जॉब से विजुलाइजेशंस बना के देना नहीं होती। ठीक है, एनालिस्ट को उस विजुलाइजेशन में से इंटरेस्टिंग या यूज़फुल इंसाइट्स भी निकाल के देनी होती है। तो अगर आप एक एनालिस्ट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार ग्राफ पढ़ना कैसे है और ग्राफ मुझसे कह क्या रहा है। तो जब आप अपनी रिपोर्ट लिखते हो या ईमेल फॉर्म में रिप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू डिफाइन द फिगर, इसलिए ग्राफ पढ़ना भी ज़रूरी है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा था हमारे पास, मोस्ट हाई वैल्यू नेबरहुड्स कौन सी हैं? अच्छा, एक तरीका तो अगर मैं एक्सेल में होता या मैं किसी तरीके से सॉल्व कर रहा होता, सो एक तरीका ये होता है कि मैं प्राइसेस काउंट करूं और उनकी अक्रेंस नेबरहुड में काउंट कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी नेबरहुड में। बट वो बहुत लंबा तरीका है कि मैं सारी प्राइसेस को काउंट करूं, उनके बिन्स बनाऊं, उसके बाद मैं वो प्राइसेस नेबरहुड में कितनी बार आ रही हैं उनके बिन्स बनाऊं। तो हम यहाँ पे अगेन विजुलाइजेशन की हेल्प लेंगे। सो अगर मैं नेबरहुड और प्राइस का भी स्कैटर्ड प्लॉट बना लूँ, मेजरली मैं कहता हूँ 80% ऑफ द एनालिसिस जो है मेरा, तो एटलीस्ट वो स्कैटर प्लॉट्स पे ही पूरा हो जाता है। सो मैं अगर एक नेबरहुड और वाई पे मैं रखता हूँ एज़ यूजुअल सेल प्राइस, और इसकी मैं काइंड स्कैटर बना लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कौन सी नेबरहुड्स में कितनी ज़्यादा। तो डेफिनेटली यानी स्कैटर प्लॉट मेरे पास काम तो कर रहा है, ये मुझे बता रहा है कि यार कौन सी नेबरहुड में एक्सपेंसिव हाउसेज हैं और क्लियर आउटलायर्स हैं। अगर मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये क्लियर आउटलायर्स बता रहे हैं कि ये एक नेबरहुड है, ये दूसरी नेबरहुड है, ये तीसरी नेबरहुड है, लेकिन नीचे मेरे पास नाम पढ़ने में नहीं आ रही, फिगर बहुत छोटी हो गई है।
तो एक चीज़ ये कि हम यहीं से इस फिगर का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। सो मैं फिक्स साइज़ लिख दूँ अगर। अच्छा, फिक्स साइज़ में आपको एक्स एंड वाई वैल्यूज़ देनी होती है और दोनों इंचेस में होती हैं, ठीक है। सो मैं फिक्स साइज़ इसको कहता हूँ लेट्स सपोज 20, और वाई साइज़ में कह देता हूँ इसको 10। और यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने टपल पास किया था। सो अब ये मेरी ग्राफ जो है वो बड़ा हो गया। सो ये पहली नेबरहुड आ गई नॉर्थ रिज की, ये दूसरी नेबर आ गई मिड हाइट की, और ये तीसरी नेबरहुड आ गई मेरे पास स्टोन बरो की। सो ये तीन नेबरहुड्स ऐसी हैं जो डेफिनेटली मेरे पास आउटलायर आ रही हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स अगर मुझसे कोई पूछना, मैं बता सकता हूँ कि ये तीन नेबरहुड्स जो हैं मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स हैं। सो ज़रा इसको भी ट्राई कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या सवाल किया गया था मुझसे? सवाल नंबर 4 के नंबर ऑफ़ बेडरूम्स और नेबरहुड में कोई रिलेशन है क्या? ऐसा है कि किसी नेबरहुड में बहुत बड़े घर हैं जहाँ पे बेडरूम ज़्यादा हैं, और किसी नेबरहुड में छोटे घर हैं वहाँ बेडरूम्स कम हैं। तो अगेन इस रिलेशन को भी मैं इजीली स्कैटर प्लॉट से देख सकता हूँ। सो अगर मैं स्कैटर प्लॉट बना दूँ नेबरहुड का और बेडरूम्स का, सो डी एफ डॉट प्लॉट, एक्स पे तो आप ले लो नेबरहुड एज यूजुअल जो हम जैसे हमने ऊपर लिया था नेबरहुड, और वाई पे मैं ले लूँ बेडरूम साइज़। बेडरूम साइज़ मेरे पास किस कॉलम में आ रहे थे? बेडरूम अबव ग्राउंड। तो मैं इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे पास कोई गलती का चांसेस ना हो। सो कॉपी पेस्ट बेडरूम अबव ग्राउंड। अगेन काइंड इसकी स्कैटर ले लेते हैं, और हमें पता है कि पिछली बार हमने नेबरहुड का प्लॉट बनाया था तो बहुत छोटा आया था। तो फिक्स साइज़ भी हम अभी ही डिफ़ाइन कर देते हैं। सो फिक्स साइज़ अगेन 2010 का साइज़ मेरा सही चल रहा था, तो मैं 2010 का साइज़ ले लेता हूँ। सो यस, काफ़ी खूबसूरत मतलब सिमेट्रिक प्लॉट बन रहा है। बट हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास 5 बेडरूम तक तो तकरीबन 6 से 7 नेबरहुड्स हैं, लेकिन जैसे ही हम 6 नेबरहुड पे जाते हैं तो सिर्फ 3 हो जाती हैं, जिसमें से एक स्वेयर है, एक नीम्स है, और स्वेयर WD OTR ये भी कोई एक नेबरहुड है। और सबसे बड़े घर जो है मेरे पास ज़्यादातर वो आ रहे हैं सुईसू में, ये भी कोई नेबरहुड होगी इनकी। अच्छा, मज़े की बात ये, यहाँ से आप एक और कोरिलेशन बना रहे हो। वो कोरिलेशन ये बना रहे हो कि सिर्फ ये एक ऐसी निजरिट एक ऐसी है, निजरिट भी नहीं है बल्कि घर महंगे होने से घर बड़े होने का ताल्लुक नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे बड़े घर जो हैं वो सुईसू में, लेकिन सुईसू में एवरेज प्राइस जो है वो आपकी अराउंड 100,000 200,000 की आपके पास नॉर्मल मीन प्राइस आ रही है। सो दैट मीन्स एक और इंटरेस्टिंग कोरिलेशन जो हमसे पूछा नहीं गया था लेकिन डाटा विजुअली देखने से हमें पता चल गया, वो ये कि घर के बड़े होने से घर की प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है, लोकेलिटी से घर की प्राइस का ताल्लुक है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग इंसाइट फ्रॉम दिस डाटा। सो इसको भी ट्राई कर लें, उसके बाद हम आखिरी सवाल देखते हैं।
अच्छा, आखिरी सवाल मेरे पास क्या था कि किस नेबरहुड में पुराने घर हैं, किस नेबरहुड में नए घर हैं। अगेन ये मेरा स्कैटर प्लॉट जो है ये सवाल भी हल कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ मैंने में 80-90% एनालिसिस जो है वो स्कैटर प्लॉट में ख़त्म हो जाता है। सो डी एफ डॉट प्लॉट अगर मैं करूँ, एक्स में मैं ले लूँ नेबरहुड, हुड, और वाई पे मैं ले लूँ एयर बिल्ड था शायद, सो वाई कैपिटल था और एयर बिल्ड था। और टाइप काइंड मुझे अगेन स्कैटर चाहिए, और साइज़ भी मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूँ। साइज इज इक्वल टू 20/10। सो ये क्या बता रहा है मुझे कि ज़्यादातर पुराने घर मेरे क्रॉफोर्ड ओल्ड टाउन में पुराने घर आ रहे हैं, और उसके बाद ये 1940 से पुराने घर आ मेरे पास एडवर्ड्स में आ रहे हैं, ठीक है, और सुइसू में भी पुराने घर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स अब इसको अगेन अगर हम तीन ग्राफ्स को कोरिलेट करें तो सुइसू के अंदर पुराने घर हैं लेकिन बड़े घर हैं और सस्ते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कोरिलेट डिफरेंट फिगर्स विद ईच अदर। तो अगर ये आपकी एक अच्छी डिस्क्रिप्टिव इंसाइट है कि सुइसू एक ऐसी नेबरहुड है कि कोई कहे यार मुझे कम कीमत में चाहिए लेकिन बड़ा घर चाहिए, फिर आप उसे सवाल कर सकते हो कि यार पुराना बना हुआ कोई मसला तो नहीं है, अगर क्या नहीं है मसला तो आप सुइसू में देख लो। सो दिस इज़ हाउ डाटा इज़ यूज़फुल फॉर जनरल डे ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ये इंसाइट्स आप अपनी ऑपरेशन टीम को पास ऑन कर दो तो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल इंसाइट्स हैं। अगर उन्होंने अप सेल करना है या डाउन सेल करना है तो उनको पता है किस कस्टमर को किधर टारगेट करना है। सो ये ग्राफ भी बना के देख लें और इससे हमारे पाँचों के पाँचों सवाल हल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ समरी भी देख लेते हैं ग्रुपिंग करके, कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यार सपोज़ करो कोई भी एक नेबरहुड में 2004 या 3 में अगर कोई घर बना है तो उसकी एवरेज प्राइस क्या आ रही है, ठीक है। तो करंटली इस डाटा सेट में अवेलेबल नहीं है लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद वो देख लेते हैं, वो सवाल तो कहीं नहीं है लेकिन एक एडिशनल चीज़ है इसको हम देख लेते हैं। तो चलें लास्ट चीज़ जो मैं बता रहा था उसको देखते हैं। तो हमने ग्रुप बाय पढ़ा था, ठीक है। सो डेटा फ्रेम को सबसे पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने एक पहले भी देखा था कि जब हम ग्रुप बाय करते हैं तो ओरिजिनल डेटा सेट में ग्रुप बाय होता है। तो मैं डेटा फ्रेम को सबसे पहले कॉपी कर रहा हूँ। सो डेटा फ्रेम कॉपी इज इक्वल टू डी एफ डॉट कॉपी। सो अब अगर मैं अपना नया डेटा फ्रेम देखूँ तो ये नया पुराना डेटा बेस है, वो डेटा सेट है, और डी एफ अंडर स्कोर कॉपी ये मेरा नया एज इट इज़ डेटा सेट आ जाएगा। सो ये मेरा डेटा सेट हो गया। मैं डी एफ कॉपी की समरी कर लेता हूँ ताकि मेरा ओरिजिनल डेटा सेट ना हिले। सो डी एफ अंडर स्कोर कॉपी। अब मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप बाय, ठीक है। सवाल मेरे जहन में क्या घूम रहा था, सवाल मेरे जहन में ये घूम रहा था कि कोई भी साल हो, उस साल में किसी भी नेबरहुड में एवरेज सेलिंग प्राइस क्या चल रही है हाउसेस की। तो कोई कस्टमर मेरे पास आता है कि यार मेरे पास ये रेंज है, तो उसको मैं ये बता सकता हूँ कि यार इस नेबरहुड में आपको इतना पुराना घर इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो मैं अगर समराइज़ कर लूँ अपना डाटा नेबरहुड और एयर बिल्ड पे, तो सारे कॉलम मेरे पास समराइज़ होके आ जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह हम लास्ट में देख रहे थे, लास्ट क्लास में देख रहे थे डेटा फ्रेम की। लेकिन यहाँ पे मुझे इसको मेथड बताना पड़ेगा कि किस मेथड के थ्रू ग्रुप बाय करो। तो मैंने इसको कहा मीन के साथ ग्रुप बाय करो, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। अब क्या मसला आ गया भाई, ग्रुप बाय, अच्छा ग्रुप बाय, सॉरी मैं एसक्यूएल ले गया, इस वाले ग्रुप बाय में अंडरस्कोर नहीं होता। सो ये मेरे पास ग्रुप बाय होके आ गया कि सपोज़ ये कोई है बिमिंगटन की कोई नेबरहुड है, इसमें 2003 के अंदर
अगर कोई घर बनाओ तो उसकी एवरेज सेल प्राइस 2,24,000 के करीब होगी, और 2007 में कोई घर बनाए तो उसकी 1,70,000 के करीब होगी। तो इस तरीके से सारी मेरे पास आ गई। सो मैं डीएफ कॉपी अगर देख लूँ, सो डीएफ कॉपी ये थी, और मैं अगर इसी को प्रिंट करा लूँ तो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। नहीं तो आप iLog के थ्रू सर्च भी कर सकते हो। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गए। सो दिस इज़ हाउ यू परफॉर्म एनालिसिस ऑन अ गिवन डाटा सेट। अगर कोई आपके पास रियल टाइम में डाटा सेट आता है, आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, किस तरीके से ख़त्म करते हो। जैसे मैंने बताया था, कैगल पे काफ़ी सारे डाटा सेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कैगल पे अगर आप जाते हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो कैगल पे आपको काफ़ी सारे डाटा सेट मिल जाएंगे। सेल्स का कोई डाटा सेट उठा लो आप, प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स, ये इस तरह की डाटा सेट हम मशीन लर्निंग में यूज़ कर रहे होंगे कि हम करंट सेल्स के ऊपर फ्यूचर प्रोसेस। सो हाउस प्राइसेस है, सुपरमार्केट सेल का डाटा है, इसको आप देख लो। ये आपको बता देगा इसमें कितने कॉलम्स हैं, इनवॉइस है, ब्रांच है, सिटी है। तो इसमें आप सिटी वाइज सेल्स निकाल सकते हो, जेंडर वाइज सेल निकाल सकते हो, ठीक है। जेंडर पे क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद मेरे पास क्वांटिटी कितनी स्लो हो रही है, सेल हो रही है। सो इस तरह की डिफरेंट डाटा सेट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप करना चाहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग और नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। कल हम क्या कर रहे होंगे, कल हम इसी पैंडास को, जिस तरीके से हमने एक CSV लोड करी है, तो इंस्टेड ऑफ CSV लोडिंग हम इस पाइथन पैंडास को कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस से, जो कि हमने क्लासिक कार्स का एक डेटाबेस बनाया था MySQL पे स्टार्टिंग के अंदर। इस डाटा सेट, इस पैंडास को हम लिंक करेंगे अपने उस डेटाबेस के साथ, और फिर हम एक SQL की क्वेरी लिखेंगे और डाटा उस डेटा बेस से निकालेंगे इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग अ CSV, और फिर उसको एनालाइज करने इसी तरीके से एनालाइज करना चाहें तो एनालाइज करेंगे। सो मेजर जो पर्पज़ होगा कल की टास्क का वो ये होगा कि हम ये सीखें, क्योंकि एनालिसिस आज हो गया, आज हमें समझ में आ गया कि एनालिसिस का फ्लो क्या होता है। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लॉट्स भी बनाने आते हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी निकालने आता है, हमें कॉलम्स को आगे पीछे करना भी आता है। मेजरली अब हमें कल की क्लास में देखना है, और शॉर्ट ही क्लास होगी, कि किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्ट करें और किस तरीके से SQL क्वेरी से डाटा फैच कर सकें। नंबर 1, इसके लिए हो सके तो SQL थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा क्या है, किस तरीके से क्वेरी लिखते थे। नंबर 2, जो हमने डेटाबेस बनाया था जिसको हम SQL पे जिस टाइम पे क्वेरीज लिखते थे SQL वर्कबेंच के अंदर, तो उस टाइम पे हमने कोई यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक कहा था जानबूझ के कि इसको एडमिन रखिएगा, क्योंकि बाद में हमें पासवर्ड चाहिए होगा तो भूले ना। सो वो पासवर्ड अगर आपने चेंज किया तो वो पासवर्ड आपको याद करना होगा, नहीं तो SQL वर्कबेंच खोल के दोबारा देखना होगा कि वो पासवर्ड क्या है, क्योंकि वो पासवर्ड और यूज़र नेम हमें कल चाहिए होगा जब हम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे होंगे पैंडास के साथ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी कल मिलते हैं। कोई सवाल है तो अभी शूट कर दें।